हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसको आसमान छू के दिखाना होता है। और मैं उम्मीद करता हूं एक दिन आप भी, आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और आप भी एक दिन आसमान को छूकर दिखाएंगे और अपने माँ बाप का और अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा करेंगे। सरकारी नौकरी एक दिन आपके कदमों में होगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस गुरु में। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको सोलर सिस्टम के जो अंग थे, सोलर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स थे, उनमें हेड ऑफ द फैमिली यानी कि सौर मंडल के मुखिया सूर्य के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स या ग्रह की। ग्रह ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपने परिक्रमण पथ में। तो आज हम बात करेंगे ग्रहों की। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्रह या प्लैनेट से। देखिए, सबसे पहले प्लैनेट या ग्रह पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि प्लैनेट या ग्रह होते क्या हैं या इन्हें हम ग्रह कहते क्यों हैं। ग्रहों की वर्तमान में हमारे सौर मंडल में जो संख्या है वो है 8। 2006 से पहले ग्रहों की संख्या होती थी 9, लेकिन प्लूटो को 2006 में ग्रहों से बाहर कर दिया गया, उसे एक बोना ग्रह बना दिया गया। वो भी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में कि उसे बोना ग्रह क्यों बनाया गया। लेकिन वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है कितनी है बच्चे? 8 है। अब जानते हैं कि ग्रह होता क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है। तो एक संस्था है जिसका नाम है बच्चे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, या हिंदी में इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ या इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन दुनिया भर के जो टॉप मोस्ट एस्ट्रोनॉट्स हैं या खगोल शास्त्री हैं, उनका एक संगठन है, उनका एक समूह है। और यही संगठन सौर मंडल और अंतरिक्ष के बारे में नए नए रिसर्च करता है और आकाशीय पिंड जैसे ग्रह है, तारे हैं, उपग्रह हैं, इनकी परिभाषा को भी तय करता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1919 में की गई थी, अंतरिक्ष में अनुसंधान या रिसर्च को बढ़ाने के लिए, नए नए रिसर्च करने के लिए हमारे यूनिवर्स में। और इसका जो मुख्यालय है वर्तमान में वो पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, यहां पर वर्तमान में इसका मुख्यालय है, पेरिस फ्रांस में, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 के अंदर जब प्लूटो को एक बोना ग्रह बनाया तो इससे पूछा गया कि ग्रहों की परिभाषा क्या होनी चाहिए ताकि आगे अगर हम कोई नया ग्रह खोजें तो हम तय कर पाएं। तो ग्रहों की परिभाषा के अंदर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 4 महत्वपूर्ण बातें बताई। अगर किसी भी आकाशीय पिंड के अंदर ये 4 चीजें मौजूद हैं तो वो एक ग्रह होगा। देखिए, सबसे पहले ये कहा गया ग्रह की इस परिभाषा में कि जो ऐसा आकाशीय पिंड जिसका खुद का परिक्रमण पथ, या मैं कहूं रिवॉल्यूशन पाथ होना चाहिए या परिक्रमण पथ होना चाहिए, वही आकाशीय पिंड ग्रह कहलाएगा। देखिए, परिक्रमण पथ होता क्या है या रिवॉल्यूशन पाथ होता क्या है? वह रास्ता जिसके ऊपर ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे हम परिक्रमण पथ कहते हैं या रिवॉल्यूशन पाथ कहते हैं। इसी रिवॉल्यूशन पाथ को हम कक्षा या ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहली बात यह कही गई कि ऐसा कोई भी आकाशीय पिंड जिसका स्वयं का परिक्रमण पथ होना चाहिए, रिवॉल्यूशन पाथ होना चाहिए, वो ग्रह होगा। हमारी पृथ्वी का, मंगल का, बुध का, बृहस्पति का, सभी ग्रहों का अपना खुद का परिक्रमण पथ है। यह दूसरी बात यह कही गई कि यह जो ग्रह है यह किसी और के परिक्रमण पथ को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कोई दूसरा ग्रह है, उसका परिक्रमण पथ इस प्रकार से है तो ये इसको काट रहा है, ऐसे नहीं काटना चाहिए। उसका खुद का इंडिविजुअल परिक्रमण पथ होना चाहिए। दूसरी बात इसमें कही गई कि वह आकाशीय पिंड स्वयं घूर्णन
या रोटेशन करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब रिवॉल्यूशन मैंने बताया क्या होता है, सूर्य का चक्कर लगाना, और रोटेशन क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमना। मान लीजिए ये हमारे पास ये डस्टर है, ये इस प्रकार से रोटेट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे घूर्णन। और ये इस प्रकार से इस मार्कर का चक्कर लगाने लगता है, तो इसे हम कहेंगे परिक्रमण। तो पहली बात कही गई कि खुद का परिक्रमण पथ होना चाहिए, खुद का घूर्णन होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए, अपने अक्ष पर या एक्सिस पर वह आकाशीय पिंड घूमना चाहिए। दो बात। तीसरी बात यह कही गई कि उस आकाशीय पिंड के पास स्वयं का प्रकाश यानी कि लाइट नहीं होनी चाहिए। स्वयं का प्रकाश या लाइट नहीं होनी चाहिए। अगर स्वयं का प्रकाश या लाइट होगी तो वो तारा बन जाएगा। जैसे हमारी पृथ्वी के पास भी खुद का प्रकाश नहीं है, यह प्रकाश किससे लेती है, सूर्य से। तो स्वयं का प्रकाश होना चाहिए, खुद की क्या होनी चाहिए, लाइट, स्वयं का प्रकाश नहीं होना चाहिए, स्वयं की लाइट नहीं होनी चाहिए। और चौथी बात यह कही गई कि इस आकाशीय पिंड के पास अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण या मैं कहूं ग्रेविटी होनी चाहिए, जिससे वह दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींच पाए। जैसे पृथ्वी के पास खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण हम हमारी पृथ्वी से चिपके हुए हैं, अन्य ऑब्जेक्ट्स भी चिपके हुए हैं, चंद्रमा भी हमारे गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। अगर ये चार विशेषताएं किसी भी आकाशीय पिंड में मौजूद हैं तो वो ग्रह कहलाएगा। और ऐसे हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 8। अब देखिए, सबसे पहले जो ये 8 ग्रह हैं, इनको इनकी विशेषता के आधार पर, ये 8 ग्रह भी सभी एक विशेषता के नहीं है, अब इनमें कुछ डिफरेंस है हल्का हल्का, और इनकी विशेषताओं के आधार पर इन 8 ग्रहों को हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, 2 हिस्सों में बांटते हैं। और सबसे पहले ग्रहों की कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, ग्रहों के कौन से परिवार होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं 8 ग्रह आप लोगों को बता देता हूं कौन कौन से हैं। अगर मैं सूर्य से दूरी के आधार पर बात करूं, मान लीजिए ये हमारा सन है या सूर्य है, और अगर हम सूर्य से दूरी के आधार पर बात करें तो हमारे 8 ग्रह कौन कौन से हैं। जो सबसे नजदीक का हमारा ग्रह है, सबसे पहला सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, उसे हम कहते हैं बुध। बुध के बाद अगला ग्रह जो है वो है शुक्र। शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आता है मंगल। मंगल के बाद हमारा जो अगला ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद अगला ग्रह हमारा है शनि, और शनि के इस प्रकार से आपने कुछ रिंग्स या छल्ले भी देखे होंगे। इसके बाद हमारा ग्रह आता है अरुण, और उसके बाद आता है वरुण। तो सूर्य से दूरी के आधार पर अगर हम ग्रहों को देखें तो सबसे नजदीक हमारा कौन सा हो गया बच्चे, ये हमारा हो गया बुध, जिसे हम मर्क्यूरी कहते हैं। दूसरा हमारा हो गया शुक्र, जिसे हम वीनस कहते हैं। तीसरा हमारा हो गया पृथ्वी, जिसे हम अर्थ कहते हैं। चौथा हमारा हो गया मंगल, जिसे हम मार्स कहते हैं। पांचवा हमारा हो गया बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। इसके बाद हो गया हमारा शनि, जिसे हम सैटर्न कहते हैं। उसके बाद हमारे पास हो गया अरुण, जिसे हम यूरेनस कहते हैं। और लास्ट वाला जो है हमारा वरुण, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। तो हमारे सौर मंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर ये 8 ग्रह मौजूद हैं। बुध है सबसे पहले, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और वरुण है। हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं जो हमारे सबसे नजदीक का ग्रह है वो कौन सा है बेटा, वो है बुध। और सबसे अगर दूर की बात करूं तो सबसे दूर का जो ग्रह हमारे पास मौजूद है वो मौजूद है हमारे पास कौन सा बेटा, वरुण, या मैं बात करूं नेपच्यून की। अगर आकार के आधार पर हम बात करें, ये तो मैंने दूरी के आधार पर आप लोगों को बताया,
ठीक है। अगर मैं आकार के आधार पर बात करूं तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे सबसे बड़ा जो ग्रह, अगर हम आकार के आधार पर बात करें तो कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा है। सबसे नजदीक बुध, सबसे दूर वरुण। आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। दूसरे नंबर पर जो आकार में आता है शनि, तीसरे नंबर पर आकार में अरुण, और चौथे नंबर पर आकार में कौन सा आता है? वरुण। इसके बाद पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है हमारा पृथ्वी। हमारा पृथ्वी पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। छठे नंबर पर आता है शुक्र, सातवें नंबर पर आता है मंगल, और आठवां सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। यानी कि बुध एक तो सूर्य के सबसे नजदीक है और आकार में सबसे छोटा ग्रह भी है। तो ये हमारे 8 ग्रह सूर्य से दूरी के आधार पर। अब इन ग्रहों को हम 2 परिवारों में बांटते हैं, 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। जो शुरू वाले ये 4 ग्रह हैं, ये वाले जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है बच्चे, इसको हम कहते हैं आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट। जबकि ये जो ग्रह हैं बाद वाले 4, और जो आकार में थोड़े बड़े भी दिखाई दे रहे हैं आपको, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको हम कहते हैं आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह। तो जो शुरू वाले 4 हैं इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो बाद वाले 4 हैं इनको हम क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। देखिए इनका एक नाम और भी है। जो आंतरिक ग्रह हैं इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। पार्थिव मतलब पृथ्वी जैसे, लाइक अर्थ। यानी कि इन चारों की विशेषताएं किसमें मिलती जुलती हैं? पृथ्वी में। इन चारों की विशेषताएं जो हमने डिसाइड की वो पृथ्वी को आधार मानकर की गई है। जैसे हमारी पृथ्वी कठोर है, चट्टानों से बना है, ये भी चट्टानों से बने हैं। पृथ्वी सूर्य के नजदीक ग्रहों में आती है, ये भी सूर्य के नजदीक है। पृथ्वी का वायुमंडल है थोड़ा बहुत, इनका भी थोड़ा बहुत वायुमंडल है। तो इन्हें हम कहते हैं पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, यानी कि पृथ्वी जैसे। जबकि ये जो हैं आउटर प्लैनेट, इनको हम जोवियन प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बृहस्पतीय ग्रह, बृहस्पति जैसे। इनकी विशेषताएं किसमें मिलती जुलती हैं? बृहस्पति में। ये कैसे लगते हैं? बृहस्पति जैसे। बृहस्पति आकार में बड़ा है, ये भी आकार में बड़े हैं। बृहस्पति गैसों से बना हुआ है, ये भी गैसों से बने हुए हैं। ये सूर्य से क्या है? दूर हैं। तो इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? जोवियन प्लैनेट कहते हैं। अब एक एक करके मैं इनकी विशेषताओं की बात करता हूं कि इनमें क्या अंतर है। देखिए यहां से काफी बार प्रश्न पूछा जाता है आंतरिक और बाह्य ग्रहों से, तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। इससे पहले एक चीज और छोटी सी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो आंतरिक और बाह्य ग्रह हैं इनको अलग कौन करता है, इनको एक दूसरे से अलग कौन करता है। अभी हाल ही के अंदर जो हरियाणा के अंदर आरोही स्कूल का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आंतरिक ग्रहों को बाह्य ग्रहों से कौन अलग करता है। तो देखो बेटा, यहां पर जो आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और जो ये बाह्य ग्रह हैं इनके बीच में यहां पर लगभग 40,000 की संख्या में छोटे छोटे पत्थर या चट्टानों के टुकड़े मौजूद हैं। कहां पर? आंतरिक और बाह्य ग्रहों के बीच। और यहां पर जो सीमा बना रहे हैं ये मंगल और बृहस्पति ग्रह, इन मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच यहां पर 40,000 से भी ज्यादा संख्या में छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े मौजूद हैं, यानी कि रॉक पार्टिकल मौजूद हैं। और इन छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों को हम कहते हैं बेटा क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स। हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था क्षुद्र ग्रह क्या होता है। हमारे सौर मंडल में मौजूद छोटे छोटे पत्थर या चट्टानों के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। और यहां पर मंगल और बृहस्पति के बीच लगभग 40,000 से भी ज्यादा संख्या में क्या मौजूद है? क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं। और इतनी अधिक संख्या में एक जगह क्षुद्र ग्रह होने के कारण इनको हम कह देते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह की पेटी।
और यही क्षुद्र ग्रह की पेटी आंतरिक ग्रहों को बाह्य ग्रहों से क्या करती है, अलग करती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आंतरिक ग्रहों को बाह्य ग्रहों से कौन अलग करता है, तो हम कहेंगे क्षुद्र ग्रह की पेटी आंतरिक ग्रहों को बाह्य ग्रहों से अलग करती है। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न हम हल करने की कोशिश करते हैं। कई बार एक आंतरिक और बाह्य ग्रहों को कुछ अलग ढंग से भी पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए पेपर में कि भाई आंतरिक ग्रह कौन से ग्रह हैं, और आपके पास ऑप्शन में हो कि आंतरिक ग्रह सूर्य और बृहस्पति के बीच के ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह सूर्य और पृथ्वी के बीच के ग्रह हैं, या आंतरिक ग्रह सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पेटी के बीच के ग्रह हैं, तो आप कहेंगे आंतरिक ग्रह सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पेटी के बीच के इन 4 ग्रहों को कहा जाता है। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि यही क्षुद्र ग्रह की पेटी आंतरिक ग्रहों को बाह्य ग्रहों से अलग करती है। इसके अलावा ये जो 40,000 क्षुद्र ग्रह, हमें इनका नाम याद नहीं रखना, ना ही हमारे सभी से मतलब है। हमको केवल ये याद रखना है कि इन क्षुद्र ग्रहों में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है हमारे सौर मंडल का, तो ध्यान रखना सीरस। केवल आप लोगों को यह फैक्ट ध्यान रखना है कि सीरस हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, कि सीरस हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। इसके अलावा 40,000 क्षुद्र ग्रह आकार प्रकार में छोटे बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, सीरस क्षुद्र ग्रह। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंतरिक और बाह्य ग्रहों की हम विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हम आंतरिक ग्रहों से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आंतरिक ग्रह जो हैं वो सूर्य के नजदीक हैं और आकार में छोटे हैं। नियर टू सन एंड स्मॉल इन साइज, आकार में छोटे हैं और सूर्य के क्या हैं, नजदीक। जबकि अगर मैं आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रहों की बात करूं तो ये फार फ्रॉम सन, सूर्य से दूर हैं और आकार में बड़े, बिग इन साइज, आकार में क्या है, बड़े। और यहां पर आपको बोर्ड पर आकार इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा केवल बृहस्पति पृथ्वी से इतना ही बड़ा है, लेकिन इतना नहीं है। मैं अगर आकार में कंपैरिजन करूं तो पृथ्वी की तुलना में बृहस्पति 1300 गुना बड़ा है, शनि 700 गुना बड़ा, अरुण 500 गुना बड़ा। तो आकार में आंतरिक ग्रहों की तुलना में ये बहुत विशाल हैं, इनके सामने दानव की तरह लगते हैं, और इसीलिए इनको हम दानव ग्रह या जायंट प्लैनेट भी कहते हैं, आउटर प्लैनेट को, क्योंकि आंतरिक ग्रहों की तुलना में इनका आकार बहुत ही विशाल है, ये बहुत ही बड़े हैं। इसके बाद अगला अंतर देखते हैं। देखिए जो आंतरिक ग्रह हैं इनकी सतह कठोर एवं ठोस है। सतह यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, सरफेस की। इनर प्लैनेट का जो सरफेस है वो हार्ड एंड सॉलिड है, कठोर और ठोस है, क्योंकि इनकी सतह किससे बनी है, चट्टानों से बनी है, या मैं कहूं रॉक से बनी है। और इसीलिए हम इनको रॉकी प्लैनेट भी कहते हैं आंतरिक ग्रहों को, क्योंकि इनकी सतह चट्टानों से बनी है, कठोर ठोस है। आप इनके ऊपर अगर कूदेंगे तो अंदर नहीं जाएंगे। आप कूद सकते हैं इनके ऊपर, हम अपनी धरती पर कूदते हैं तो अंदर तो नहीं जाते ना, कठोर सतह हमको वापस लगती है। तो ऐसे आंतरिक ग्रहों की सतह कठोर ठोस है क्योंकि ये किससे बनी है, चट्टानों से। जबकि जो बाह्य ग्रह हैं इनकी सतह कठोर एवं ठोस नहीं है, क्योंकि इनकी सतह किससे बनी है, गैसों से बनी है, मेड ऑफ विद गैसेस। इनकी सतह किससे बनी है, गैसों से बनी है। इनकी सतह किससे बनी है, चट्टानों से बनी है। सतह कठोर है, इनकी सतह कठोर नहीं है, और इसीलिए हम जो आउटर प्लैनेट हैं इनको गैसों का दानव भी कह देते हैं, गैसियस जाइंट्स। लेकिन खास तौर पर मैं आपको बताऊं, इनको दो ग्रहों को, बृहस्पति और शनि, इन दो ग्रहों को हम खास तौर पर गैसों का दानव बोलते हैं। कह सकते हैं हम चारों को, लेकिन खास तौर पर गैसों का दानव किसको हम बोलते हैं, बृहस्पति और शनि को। क्योंकि सबसे अधिक गैसें जो हैं, जो सबसे अधिक विशाल गोले हैं गैसों के, वो कौन है हमारे ग्रहों में, बृहस्पति और शनि। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए
जो आंतरिक ग्रह हैं इनके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कम, जबकि बाह्य ग्रहों के पास गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है। आंतरिक ग्रहों के पास गुरुत्वाकर्षण बल कम है, बाह्य ग्रहों के पास गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल पावर क्या है, ज्यादा है। देखिए गुरुत्वाकर्षण जो है वो मास के कारण आता है, बाह्य ग्रह आकार में बड़े हैं, इनमें मास भी अधिक है और इसलिए ग्रेविटी भी अधिक है, जबकि आंतरिक ग्रह छोटे छोटे हैं जिसके कारण इनमें मास कम है और ग्रेविटी भी क्या है, कम। तो गुरुत्वाकर्षण कम है, इनके अंदर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा क्या है बच्चे, अधिक है। इसके बाद अगला अंतर हम देखते हैं, जो हमारे आंतरिक ग्रहों की हम बात करें तो आंतरिक ग्रहों के आपको छल्ले या रिंग नहीं मिलते। ठीक है, छल्ले, रिंग या इनको हम वलय भी बोलते हैं, ये नहीं पाए जाते। जैसे किसके हैं, शनि के छल्लों की तरह इनके छल्ले नहीं मिलते हैं। हम अभी आगे एक एक प्लेनेट को डिस्कशन करेंगे, तब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि शनि के छल्ले किस चीज से बने हैं, क्यों मौजूद हैं इसके। लेकिन अभी इतना समझें कि आंतरिक ग्रहों के रिंग, छल्ले या वलय नहीं है, शनि जैसा कोई छल्ला नहीं मिलता इनके। लेकिन बाह्य ग्रहों में सभी के वलय, छल्ले या रिंग मौजूद हैं, सबके छल्ले हैं, सबके रिंग हैं, सबने अंगूठियां पहनी हुई हैं। लेकिन दिखाई किसके देते हैं आपसे पूछा जाए तो दिखाई केवल शनि के देते हैं, बाकी बृहस्पति के भी हैं, अरुण के भी हैं, वरुण के भी हैं। सबसे अधिक शनि के छल्ले हैं, उसके बाद अरुण के हैं, फिर वरुण के हैं और उसके बाद बृहस्पति के सबसे कम हैं, लेकिन हैं सभी के। तो आंतरिक ग्रहों के पास रिंग या छल्ले नहीं है, बाह्य ग्रहों के पास सभी के पास क्या है, रिंग या छल्ले हैं। इसके बाद एक और प्रमुख अंतर है, बड़ा इंपॉर्टेंट अंतर है, मैं आप लोगों को बताऊं। जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं इनके पास जो उपग्रह हैं या हम कहें सैटेलाइट हैं। उपग्रह क्या होता है, जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपग्रह। तो आंतरिक ग्रहों के पास जो उपग्रह या सैटेलाइट हैं उनकी संख्या कम है या कुछ के तो है ही नहीं। उपग्रह जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। तो आंतरिक ग्रहों के पास उपग्रहों की संख्या कम है या उपग्रह है ही नहीं। जबकि बाह्य ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो इनके पास उपग्रहों की संख्या क्या है बेटा, अधिक है। इनके पास अधिक उपग्रह हैं, इनके चक्कर लगाने वाले ज्यादा हैं, इनके चक्कर क्या तो कोई लगाता ही नहीं है या बहुत कम है। अगर मैं उपग्रहों की बात करूं तो यहां पर मैं केवल नंबर लिख रहा हूं, आगे इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे एक एक ग्रह। इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें हम एक एक ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। एक वीडियो में मैं सारे ग्रह निपटाने की कोशिश करूंगा, इनकी जो बेसिक विशेषता है। लेकिन अभी मैं केवल आपको नंबर्स बता देता हूं कि किसके पास कितने उपग्रह हैं। देखो बेटा, सबसे पहले बुध के पास चलते हैं। बुध के पास 0 है, बेचारे का कोई चक्कर नहीं लगाता। ठीक है, शुक्र के पास कितने हैं, 0, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। हमारी पृथ्वी के पास है 1, कौन, चंद्रमा। चांद सी महबूबा हो मेरी, ये कब मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद, पृथ्वी का उपग्रह कौन बेटा, चंद्रमा। मंगल के पास कितने हैं, 2, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। और अभी आगे आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे, जब मंगल को इंडिविजुअल पढ़ेंगे, कि जो डीमोस है, एक का नाम फोबोस है, एक का नाम डीमोस है। डीमोस हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा चांद है मंगल के पास। ठीक है, इसके पास बृहस्पति की अगर हम बात करें तो पहले इसके पास 67 थे, लेकिन मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था कि 12 नए खोजे गए 2018 में। आज इसके पास 79 मून है। इसके पास चांद की कमी नहीं है, हमारे पास एक ही चांद है, उसको ही हम रोते रहते हैं। लेकिन इसके पास तो दुनिया भर के चांद है। वेरी लकी, 79। एक चांद नहीं रहेगा, 2 चांद नहीं रहेगा, निहारने के लिए इसके पास बहुत सारे चांद है। 79 मून्स हैं इसके पास। शनि के पास कितने हैं बेटा, पहले 62 थे, पिछले वर्ष 20 नए खोजे गए, 82। इसके पास भी चांद या मून की कोई कमी नहीं है। और आगे हम पढ़ेंगे, बृहस्पति का एक चांद है गैनीमेड। गैनीमेड जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद है, चंद्रमा से भी बड़ा। ठीक है,
इसके बाद हम बात करें अरुण, अरुण के पास 27 हैं और वरुण के पास 14 हैं। टोटल अगर आप इनको जोड़ोगे तो 205 मून हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। अलग अलग ग्रहों के कितने उपग्रह हमने देखा, आंतरिक ग्रहों में 2 के पास तो है ही नहीं, एक के पास 1 है, एक के पास 2 है, यानी कि 4 ग्रह और उपग्रह इनके पास 3। आपस में लड़ाई होती होगी इनके बीच में अपने अपने चांद के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आपको शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं ऊपर वालों को। अगली विशेषता, इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे आंतरिक ग्रह हैं, इनके पास वायु जो मंडल है, आंतरिक ग्रहों के पास वायुमंडल या मैं कहूं एटमॉस्फेयर मौजूद है। आंतरिक ग्रहों के पास वायुमंडल एटमॉस्फेयर मौजूद है। जैसे हमारी पृथ्वी के चारों ओर ये सुरक्षा कवच है, ये वायुमंडल है, इनके पास सबके पास थोड़ा पतला मौजूद है कईयों के पास, लेकिन है जरूर। हमारी पृथ्वी के पास डेंस एटमॉस्फेयर है, जैसे बुध के पास पतला एटमॉस्फेयर है, मंगल के पास थोड़ा पतला है, लेकिन है इनके पास, सभी के पास वायुमंडल। जबकि बाह्य ग्रहों के पास वायुमंडल या एटमॉस्फेयर नहीं है, इनका कोई वायुमंडल नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर इनके पास नहीं है। तो आंतरिक ग्रहों के पास वायुमंडल है, बाह्य ग्रहों के पास वायुमंडल नहीं है। इसके बाद अगली विशेषता, आंतरिक ग्रहों का जो घूर्णन काल है, रोटेशन टाइम, वो क्या है बेटा, आंतरिक ग्रहों का जो घूर्णन काल है, रोटेशन टाइम, वो अधिक है। जबकि बाह्य ग्रहों का घूर्णन काल या रोटेशन टाइम क्या है, कम। आंतरिक ग्रहों का घूर्णन अधिक है, अधिक है, और बाह्य ग्रहों का घूर्णन क्या है, कम। घूर्णन क्या होता है, कोई भी ग्रह जब अपने अक्ष पर घूमता है तो उसे हम घूर्णन कहते हैं। जैसे हमारे पास यहां पर देखिए, मेरे पास ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी इस प्रकार से जो घूम रही है, इसको हम इसका क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। अपने अक्ष पर, अक्ष क्या होता है, किसी भी ग्रह के बीच से होकर जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो इसके नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में मिलाती है, उसके ऊपर इस प्रकार से अगर कोई ग्रह घूमता है तो इसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन। आंतरिक ग्रहों का घूर्णन काल अधिक है, बाह्य ग्रहों का घूर्णन काल कम है। यानी कि मैं कह सकता हूं, अगर इनका घूर्णन काल अधिक है, टाइम ज्यादा ले रहे हैं घूर्णन में, तो ये कैसे घूम रहे होंगे, धीरे या तेज, धीरे, स्लो। दे रोटेट्स स्लोली, ये धीरे घूमते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका घूर्णन काल क्या है, ज्यादा। आप मान लो दिल्ली से बंबई जा रहे हो 20 घंटे में, कोई व्यक्ति 10 घंटे में जा रहा है, तो टाइम ज्यादा ले रहे हो, यानी कि जा कैसे रहे हो, धीरे, तो घूर्णन काल ज्यादा है, यानी कि दे रोटेट स्लोली, धीरे, और इनका घूर्णन काल कम है, यानी कि दे रोटेट्स फास्ट, तेज घूमते हैं ये बाहर वाले बाह्य ग्रह। ब्रीफली मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर मैं आंतरिक ग्रहों में बुध की बात करूं तो बुध का जो घूर्णन काल है ये लगभग 58 दिन का टाइम लेता है, 58 डेज, 58.6 के आसपास है, लेकिन हमने राउंड ऑफ में लिख दिया लगभग 58 डेज। शुक्र का जो टाइम है ये टाइम लेता है लगभग बेटा 243 दिन, ये डेज में है। केवल यही 2 ऐसे हैं जो डेज, दिनों में चक्कर लगाते हैं, यानी कि काफी धीरे घूमते हैं। पृथ्वी आप सभी को पता है लगभग 24 घंटे में, एग्जैक्ट 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, लेकिन लगभग हमने राउंड ऑफ में लिखा 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करती है। मंगल जो है लगभग 24.5 यानी कि 24.5 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, 24 घंटे 34 मिनट इसका एग्जैक्ट है। ये मंगल और पृथ्वी का घूर्णन लगभग समान है। बृहस्पति 9 घंटे 55 मिनट के अंदर अपना एक चक्कर पूरा, एक घूर्णन पूरा करता है। 9 घंटे 55 मिनट में एक घूर्णन, और घूर्णन से क्या बनते हैं, दिन और रात।
हमारी पृथ्वी का घूर्णन 24 घंटे का है। तो हम क्या कहते हैं, एक दिन कितने घंटे का हमारा, 24 घंटे का। ये 9 घंटे 55 मिनट में घूम रहा है, यानी कि इसका एक दिन केवल 9 घंटे 55 मिनट 10 घंटे के आसपास है। सबसे छोटे दिन रात बृहस्पति के ऊपर मिलते हैं आपको, सबसे बड़े ग्रह के पास सबसे छोटे दिन रात। शनि की अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 घंटे 42 मिनट के अंदर ये अपना एक घूर्णन पूरा करता है। अरुण की बात करूं 17 घंटे में, और वरुण की बात करूं तो 16 घंटे में ये अपना एक घूर्णन पूरा करता है। तो इनका घूर्णन काल अधिक है, धीरे घूमते हैं, इनका घूर्णन काल कम है, तेज घूमते हैं। इसके बाद अगर बात करें परिक्रमण की, परिक्रमण जिसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन, आंतरिक ग्रहों का परिक्रमण काल कम है और बाह्य ग्रहों का परिक्रमण काल या रिवोल्यूशन टाइम क्या है, अधिक। यहां पर बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। परिक्रमण पहली बात क्या होता है, सूर्य का चक्कर लगाना। जिस रास्ते पर ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे हम कक्षा कहते हैं, और रास्ते पर जो चक्कर लगाया जाता है उसे हम परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहते हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य के नजदीक हैं तो आप देख पाएंगे इनको जो सूर्य का चक्कर है वो छोटा लगाना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इनका जो चक्कर है, इनका जो रास्ता है वो क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अब मेरे पास कोई खड़ा हो, मेरा चक्कर लगाए, छोटा चक्कर लगाएगा, जल्दी लगा देगा। दूर है तो उसको बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा, तो टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा। तो आंतरिक ग्रहों का परिक्रमण काल कम है, जबकि बाह्य ग्रहों का परिक्रमण काल क्या है, अधिक। इनके बारे में भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देता हूं परिक्रमण काल के बाद बारे में। आंतरिक ग्रहों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम जो है बुध से शुरू करते हैं कि बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का है, 88 दिनों का, 88 डेज। घूर्णन 58 दिन, परिक्रमण 88 दिन। और परिक्रमण से क्या बनते हैं, साल, ईयर। तो सबसे कम टाइम लेता है बुध सूर्य की परिक्रमा लगाने में। तो सबसे छोटा जो साल होगा वो किसका है, बुध का, 88 दिनों का साल है। हमारे शुक्र के पास जाएं तो 225 दिन, 225 डेज। और यहां पर पृथ्वी के पास जाएं तो 365 दिन, 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। हमारा 365 दिनों का इसीलिए साल होता है। मंगल की बात करूं 687 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है ये। बृहस्पति की बात करें तो लगभग 11 साल में। शनि की बात करें तो लगभग 29 साल में। अरुण की बात करें लगभग 84 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। और वरुण की बात करें तो लगभग 165 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है ये। 165 साल, पौने 2 शताब्दी लगभग। इतनी तो मनुष्य का जीवन नहीं होता। कई बार आप मरकर जीवन प्राप्त कर लेंगे 165 सालों में। किसी का होता है क्या जीवन 165 साल? वैसे उम्मीद तो 84 साल की भी नहीं है आजकल, जिस प्रकार से हमारा खान पान है, जिस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं। 29 साल के तो हो जाएंगे उम्मीद है, लेकिन 84 साल भी पकड़ना क्या है, मुश्किल है। और कुछ कोरोना ने ऐसी तैसी कर दी आके, तो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, कोरोना ने उस उम्मीद को खत्म कर दिया। अब देखिए, एक बार प्रश्न पूछा गया कि ऐसा ग्रह बताओ जो आपके जीवन काल में एक भी चक्कर पूरा नहीं कर सकता सूर्य का, तो कौन सा है जी? वरुण है। 165 साल मनुष्य की आयु नहीं होती, और 165 साल में ये एक सूर्य का चक्कर पूरा करता है। सबसे अधिक टाइम लेता है। तो सबसे कम टाइम बुध लेता है, सबसे अधिक टाइम कौन लेता है बेटा? वरुण। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मुझे एक चीज बतानी है, हालांकि मैं आगे इन 8 ग्रहों को एक एक करके भी अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर मुझे बताओ कि घूर्णन और परिक्रमण के बीच में जो संबंध है सभी में, उसमें से एक ग्रह का संबंध क्या है, थोड़ा अलग है औरों से। खास तौर पर हिंट भी देता हूं शुक्र का। तो शुक्र के घूर्णन और परिक्रमण में बाकी ग्रहों की तुलना में क्या अलग है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। बाकी आगे इसके बारे में अगली क्लास में इसके आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बेटा हमारे आंतरिक और बाह्य ग्रहों के अंदर प्रमुख प्रमुख अंतर हो गया। मैंने सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दी। अब देखो, ग्रहों के अलावा यहां पर ही थोड़ी सी बात मैं आप लोगों से कर लेता हूं बौने ग्रहों की। बौने ग्रह, या जिनको हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लेनेट। बौना व्यक्ति होता व्यक्ति है, लेकिन मैंने कहा कि अगर वो दिल्ली पुलिस के फिजिकल में चला जाए या फौज में, नेवी में भर्ती होने चला जाए, तो उसको ये कह के बाहर निकाल दिया जाएगा कि भाई आपकी हाइट
पूरी नहीं है, यू आर नॉट फिजिकली फिट, यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब, और हम कहें वो पूरा मानव नहीं है इसलिए उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही बोने ग्रह हैं तो ग्रह ही, चक्कर ये भी सूर्य का लगाते हैं, लेकिन इनमें वो सारी विशेषताएं मौजूद नहीं है जो इस लेक्चर के शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताई थी कि ग्रहों के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उनमें से कोई ना कोई विशेषता इनमें लैक करती है और इसीलिए इनको हमने पूर्ण ग्रह नहीं मानकर बोना ग्रह माना। अब पहले तो मैं बता देता हूं हमारे सौर मंडल में कुल बोने ग्रहों की संख्या कितनी है बेटा, 5। इनके नाम पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले प्लूटो। प्लूटो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा बोना ग्रह। प्लूटो, प्लूटो को ही यम भी कहते हैं भाई, प्लूटो को ही कुबेर भी कहते हैं, ये इसके ही नाम है सारे। तो प्लूटो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा बोना ग्रह। प्लूटो के अलावा फिर आता है सीरस, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं, हिंदी वाले परेशान ना हो। सीरस, एरीस, यूमिया, और मेकमेक। मेकमेक सबसे छोटा ड्वार्फ प्लेनेट है, सबसे छोटा बोना ग्रह हमारे सौर मंडल का। तो ये 5 बोने ग्रह हमारे सौर मंडल में मौजूद हैं। अब देखिए इन 5 में से अगर मैं बात करूं तो ये 4 जो हैं नीचे वाले, ये पहले से ही बोने ग्रह थे, शुरुआत से ही बोने थे ये, यानी कि ये पैदा ही ऐसे हुए थे। लेकिन जो प्लूटो है ये पहले ग्रह माना गया था, बाद में इसे बोना ग्रह माना गया था। तो यहां पर एक प्रश्न आता है कि भाई प्लूटो को बोना ग्रह क्यों बनाया गया और कब बनाया गया, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो प्लूटो जो है बेटा, इसको बोना ग्रह पहली बार तो बनाया गया 24 अगस्त 2006 को। 24 अगस्त 2006 से पहले प्लूटो एक ग्रह होता था। हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह होते थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 को इसे बोना ग्रह माना गया। अब क्यों माना गया और किसने बनाया, तो ये मैं बता देता हूं। आपके शुरुआत में बताया कि ग्रहों की परिभाषा कौन तय करता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा इसे बोना ग्रह माना गया। और 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ जो था, इसका सम्मेलन हुआ था इस शहर में, प्राग। प्राग चेक गणराज्य देश की राजधानी है। चेक गणराज्य जिसे हम चेक रिपब्लिक कहते हैं, यूरोप का एक देश है, उसकी राजधानी, उसका शहर प्राग है। यहां पर सम्मेलन हुआ 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ का, और वहां पर प्लूटो को बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। अब इसके कारण क्या थे, प्लूटो को बोना ग्रह क्यों घोषित किया गया, तो इसके पीछे कुछ कारण दिए गए। पहला कारण यह था कि प्लूटो आकार में चंद्रमा से भी छोटा था। अब देखो चंद्रमा क्या है, हमारा उपग्रह, पृथ्वी से चंद्रमा का आकार 1/4 है, और ये चंद्रमा से भी छोटा था, और इसीलिए प्लूटो को हमने क्या माना, पहली बात बोना ग्रह। आकार सफिशिएंट नहीं था, एक ग्रह जितना आकार नहीं था इसका। दूसरी बात, इसके पास गुरुत्वाकर्षण की कमी थी, लेस ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण कम था, इसलिए दूसरी चीजों को अपनी ओर खींचने में सक्षम नहीं था, और इसीलिए इसको बाहर कर दिया गया। ठीक है, हमने शुरुआत में बताया था ग्रह के पास खुद का गुरुत्वाकर्षण बल भी होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी, यह स्वयं की कक्षा में, कक्षा ऑर्बिट, कक्षा में चक्कर नहीं लगाता था। यह स्वयं की कक्षा में चक्कर नहीं लगाता था, यह किसी दूसरे की कक्षा को काट कर जाता था। देखो हमने शुरुआत में बताया कि ग्रह वही है जो अपनी कक्षा में चक्कर लगाए सूर्य का, लेकिन यह अपनी कक्षा में चक्कर नहीं लगाता था। जो लास्ट वाला ग्रह वरुण, यह वरुण की कक्षा को क्या करता था, काटता था। जैसे अगर हम बात करें कि यहां पर हम देखते हैं कि यह हमारा सूर्य है, और प्रत्येक ग्रह सूर्य का चक्कर अपने अपने रास्ते पर लगा रहा है। इस प्रकार से अपने अपने, मान लो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, सबका अपना रास्ता है, एक दूसरे के रास्ते को काटते हैं। लेकिन अगर कोई इस प्रकार से किसी की ऑर्बिट है या कक्षा है, तो ये क्या कर रहा है, दूसरे के रास्ते को क्या कर रहा है, कट कर रहा है।
तो प्लूटो अपने पूरे रास्ते से नहीं जाता था, ये वरुण की कक्षा को काटता था और इसीलिए इसको हमने क्या माना, बौना ग्रह। तो ये हमने आज 8 ग्रहों की बात की ब्रीफली, बौने ग्रह मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में इन 8 ग्रहों को इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा एक एक करके, बुध की अलग विशेषता, शुक्र की अलग विशेषता, ताकि एक प्रश्न आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, ना पसंद आया तो डिसलाइक कर देना और बता देना क्यों किया है। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।